अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू है। आज इस वक्त हम सुरन कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ हम बात करेंगे एडवोकेट माजिद शाह, जो जनरल सेक्रेटरी यूथ पीडीपी हैं और इंचार्ज पीर पंचाल। इसी के साथ तफसीली बात करेंगे कि पीडीपी का जो क्या अपना इंटरनल जो सर्वे है वो क्या है अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, और किस तरह से जमीनी सतह पे वो काम कर रहे हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद ख्वाजा साहब, आपके पीर पंजाल स्पीक्स का, जो आपने आज के इस इलेक्शन के माहौल में हमसे बात करने के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाला। माजिद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैडम का जो इधर का दौरा रहा पीर पंचाल को लेके, क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का? महमूद साहब, मैं अगर आपको कहूँ कि आपने तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा दौरा उस वक्त कवरेज की अपने इस चैनल के ऊपर, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो आज के वक्त में, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर पे इस राजौरी पुंछ के अंदर जो माहौल बना है, वो इस वक्त साफ दिखता है कि लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत, हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को 4 जून को पार्लियामेंट में भेजने के लिए तैयार है। दावा है इंशाल्लाह। मुझे जो प्यार, जो लोगों के बीच में खलूस और जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मैं उसके ऊपर ये बात कह रहा हूँ। और क्योंकि लोग समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जो लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो ये सोचते हैं, उनको मालूम है कि इस वक्त जो 5 साल से जो उन्होंने परेशानी देखी, 5 साल से जो उन्होंने तंगियाँ देखी, जो यहाँ के लोगों के हकूक जो सलब किए हुए थे, जो यहाँ के लोगों को बात करने की जो एक स्पेस नहीं मिल रही थी, जो अपनी बात नहीं कर सकते थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि 5 साल जो मुसलसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो 5 साल एक जदोजहद की, जो हर मसाइल को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों की पेश रही, जिन्होंने हर वक्त ये कोशिश की कि मेरे गाँव में बसे हुए दूर दराज के इलाके में एक गरीब घर की जो भी आवाज़ है वो भी मैं ऐवान तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, वो भी हुकूमत के दरवाज़ों को तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। आज ये उसका नतीजा है कि लोग इतने बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि अब वक्त है उनको इस मुश्किल, इस परेशानी से निकालने का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, वही निकाल सकती हैं। और उनका जो ताउन है लोगों का, आवाम का, इस वक़्त मैं समझता हूँ, जो इस वक़्त जो दिली ख्वाहिश है लोगों की, आप मेरे को छोड़ दें, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ अदना सा। आप जाएँ, मैं यकीनन आपको दावे से कह सकता हूँ, आप गाँव-गाँव में जाके सर्वे करें, आप लोगों की दिलों की बात जानेंगे, आप समझेंगे कि माजिद शाह जो दावा कर रहा था वाक़या वो दावा खोखला नहीं था, उसमें दम था। माजिद साहब, मैंने पूरी कवरेज की थी, चाहे वो चंडीमठ से शुरू हो के मेहंडर हो, पुंछ हो, लोरन मंडी तक मैं साथ गया। लेकिन मैम ने 3-4 नुकात जो लाए हैं, मुगल रोड पर टनल के हवाले से बात की, उन्होंने पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज की बात की और भी दीगर बातें की। लेकिन वही चीज़ दूसरी पार्टीज़ भी कह रहे हैं। लेकिन पीडीपी को लोग प्रायोरिटी पे क्यों रखें? महमूद साहब, तारीख जो होती है ना, तारीख बहुत बड़ा गवाह होती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो कुछ कहा, वो करके दिखाया। और जिन जो जमातें कह रही हैं हम करेंगी, उन्होंने यहाँ के लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखवाए। यहाँ के लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए, कहा आपके साथ ये करेंगे, आपको ये देंगे, लेकिन उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने का काम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत मुफ्ती साहब ने किया। अगर आपको याद होगा, मुगल रोड के ख्वाब किसने दिखाए थे और पूरा किसने किया था? मुफ्ती साहब ने किया था। इस मुगल रोड के ऊपर हमारा चंडीगढ़ का एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको टूरिज्म के नक्शे पे लाने वाला कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पे तजारत खोलूंगा, लोगों को आर पार यहाँ पे जो है कारोबार करने का मौका दूंगा। तो पुंछ और रावलाकोट का रास्ता मुफ्ती साहब ने खोला। मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं 50 साल से बिछड़े हुए रिश्तेदारों को मिलाने का काम करूंगा। 50 साल से एक एक नस्ल खत्म हो गई थी, उनको मुफ्ती साहब ने एक भाई को भाई से मिलाने का काम किया था। वो मुफ्ती साहब की कारकर्दगी थी। यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पे तालीमी निज़ाम को जो है यहाँ पे बढ़ावा दूंगा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मिली थी, हमारे को डिग्री कॉलेजेस कई बेशुमार मिले थे। तो ये सब चीज़ें, हीलिंग टच पॉलिसी, सबसे बड़ी तकलीफ उस वक्त लोगों को जो थी, ये सब काम मुफ्ती साहब ने करके दिखाए। लेकिन उसके साथ साथ में बड़ी बात ये थी, उस वक्त बॉर्डर पे जब गोलीबारी होती थी, उस वक्त जब मिलिटेंसी का यहाँ पे माहौल था, यहाँ पे अमन जो है, लोग जो है एक ख्वाहिश करते थे कि यहाँ पे कब अमन आएगा, कब हम यहाँ पे तरक्की की बात करेंगे। उस वक्त लोगों की, बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची जाती थी। यहाँ पे लोग 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये मुफ्ती साहब ने उस वक्त लोगों को करके दिखाया। और मुफ्ती साहब की हुकूमत का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, 3 साल, उस 3 साल में मुफ्ती साहब ने जो किए थे, जम्मू कश्मीर की तारीख में उसको एक सुनहरा दौर माना जाता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये बातें यहाँ की जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर लिखी हुई हैं। लोग घर घर में जाके खुद बोलते हैं कि नहीं, मुफ्ती साहब ने हमें उस वक्त उस मुश्किल वक्त से निकाला था, भाई मुफ्ती साहब ने हीलिंग टच पॉलिसी दी थी। मैं महमूद साहब आपको अगर कहूं, ये करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आज भी वो मुफ्ती साहब ने कहा था और करके दिखाया था। ख्वाब किसी ने दिखाए थे, ताबीर किसी और ने दी थी। आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 साल से जो तंगी और मायूसी का आलम देखना पड़ा, उस वक्त मुश्किल दौर में भी अगर किसी जमात ने उनका दामन पकड़े रखा तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पकड़ के रखा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पकड़ के रखा। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा मसाइल है, कौन सी ऐसी परेशानी है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो है पहले उस पर कदम ना उठाया हो और पहले आगे जाके लोगों की बात ना की हो। आपने हीलिंग टच की बात की। हीलिंग टच के लिए दूसरी भी पार्टीज जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि हमने हीलिंग टच लाई, यहाँ नॉर्मलसी लाई। तो आप किस तरह से देखते हैं कि मुफ्ती साहब ने कौन से ऐसे बड़े फैक्टर थे, उस वक़्त की बात करूँ जब आप कह रहे हैं कि हीलिंग टच आई, कि यहाँ अमन व अमान जो है वो हुआ है? देखिए, हीलिंग टच की आप बात कर रहे हो, अगर आपको वो दौर याद हो अच्छे से, तो उस वक़्त मैंने आपको कहा कि जैसे हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियाँ नोची जाती थी, हमारे लोगों को गाड़ियों से उतार के, अगर जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हो सबको उतारा जाता था और सबके आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जाता था। अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड घर भूल जाता था, उसको कान पकड़ा दिए जाते थे। वो दौर हमारे लोगों ने जब मुश्किल हालात का देखा, उस दौर में मुफ्ती साहब ने सबसे बड़ा काम लोगों को उस चीज़ से निजात दिलाई, पहला। दूसरा नंबर, अगर आपको याद होगा, मिलिटेंसी का यहाँ पे क्या आलम था। मिलिटेंसी उस वक़्त पीक पे थी। यहाँ पे लोग जो थे, मैंने कहा ना आपको, लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। मुफ्ती साहब ने एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई। कहा कि नहीं, आप लोग जो है हथियार छोड़ो, आप मेन स्ट्रीम में आओ, मुल्क के आईन पे यकीन रखो, कानून पे यकीन रखो, अब आपको जो है आपकी हिफाजत हम करेंगे। तो उस वक़्त के लोगों ने जब हथियार छोड़े, यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हुई, तो लोगों को उस वक़्त भी मुफ्ती साहब ने रोज़गार दिया रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से। आज भी वो लोग जो हैं इस मुल्क और इस कानून के तहत जो है इस मुल्क के अंदर अपनी जो है ज़िम्मेवारी जो है इस आइन के ऊपर यकीन रखते हुए लोगों के लिए जो मुल्क और हुकूमत की असल में अगर बात करें तो उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब काम मुफ्ती साहब की देन थी। और जहाँ तक आप इसके बरक्स दूसरी जमात को देखें, उसने क्या दिया? उसने पोटा दिया, उसने यहाँ के लोगों को इख्वान दिया। तो मुफ्ती साहब ने वो उस मुश्किल वक्त में लोगों का दामन पकड़ा, पोटा और इख्वान से निजात दिलाई, यहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से रोजगार दिया, यहाँ के लोगों को रहबर तालीम की पॉलिसी से रोजगार दिया, यहाँ पे रहबर खेल से लोगों को रोजगार दिया, रहबर ज़राअत से यहाँ पे लोगों को रोजगार दिया, यहाँ पे जंगलात में लोगों को रोजगार मिला। मैं आपको अगर कहूँ तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर मैं काम गिनवाने पे आऊँगा महमूद साहब, मैं यकीनन आपको वक़्त कम पड़ जाएगा। मुफ्ती साहब की वो कारकर्दगी लोगों के दिलों में है और आज भी मैं यकीनन आपको बोलूं, हालांकि आज के हालात और आज के वक्त में अगर हम बात करें, आज की इलेक्शन इन सब चीजों से कहीं ऊपर उठ गया है, क्योंकि आज वक्त अपने वकार की है, आज बात अपनी आइडेंटिटी की है, आज बात अपने तशक्कुस की है, जो सबसे ज्यादा खतरे में है, जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है। दिन ब दिन मरकजी हुकूमत कोई ना कोई ऐसा कानून पेश करती है, कोई ना कोई ऐसा रूल पेश कर बना के यहाँ पे नाफिज करती है, जिससे हमारे लोगों की तंगियां या हमारे लोगों के हकूक जो है जल्ब करने की कोशिश की जाती है। माजिद, किस तरह से देखते हैं, मैडम महबूबा जब इधर आए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट की बात की, तो क्या आपको फर्क लग रहा है? क्या आपका जो वोट बैंक बन रहा था, जो आपके साथ लोग जुड़ रहे थे, तो क्या वो डाइवर्ट हो रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अवाम बहुत समझदार है, अवाम बाशऊर है, अवाम बड़े अच्छे से जानती है कि कौन प्रॉक्सीज हैं, किसका क्या मकसद है। क्या लोग नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बात कौन करता है, और क्यों क्यों भाजपा ये चाहती है कि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में ना पहुंचे? क्यों भाजपा को डर है महबूबा मुफ्ती का पार्लियामेंट में जाने से? क्यों वो अपने प्रॉक्सीज को यहाँ पे खड़ा करके भेजे रहे? क्यों यहाँ पे वो, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी उन्होंने नाकामी अपनी उस दिन तस्लीम की थी जिस दिन यहाँ पे इलेक्शन को इन्होंने पोस्टपोन किया था। मुझे एक बात का जवाब दें, जब डिलिमिटेशन हुई थी, क्या जमीनी हकायक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाकिफ नहीं थी? क्या उनको नहीं मालूम था कि अनंतनाग और राजौरी पुंछ में फासला क्या है, रोड कनेक्टिविटी क्या है, वेदर के क्या हालात हैं, रोड कब खुलती है, कब बंद होती है? क्या उनको नहीं मालूम था? मैं आपको कहूं, इन्होंने जिस इलेक्शन शुरू होने से पहले वादा किया था हम रोड खोलेंगे, और रोड खोली भी थी। ये बहाने, ये जो इलेक्शन डेफर की, कहीं ना कहीं पे उन्होंने अपनी हार उसी दिन तस्लीम कर ली थी। और ये जो
प्रॉक्सीज को जो ये आज सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेनकाब हुए हैं। असल में ये बेनकाब हुए हैं। लोगों के बीच में जो इन्होंने एक चादर ओढ़ी थी, अपने आप को बचा के रखा था। हम तो डे वन से कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो भाजपा के पल्लू में बैठ के लोगों के साथ यहाँ पे जो जो जुल्म लोगों के साथ हो रहा है, जो अवाम के साथ हो रहा है, उसका हिस्सेदार बने बैठे हुए हैं। हम तो डे वन से ये बात कहते थे, अब सामने आने लगी है। इलेक्शन ने उनका चेहरा लोगों के सामने बेनकाब किया। और मैं आपको सच कहूं, लोग खुदा की कसम अगर यकीन माने, उनको देखना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जब हमारे हमारे साथ जब खून की होली खेली जा रही थी, इन्होंने हमारे ऊपर जो है सियासत की थी। आज लोग उनको कबूल नहीं कर रहे हैं। वो उनकी नाकामी और उनकी मायूसी जो है ना, वो झलक रही है उनके चेहरों से। और आप जाएं, किसी से भी पूछें मैदान में, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूं। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मैं वही बात करूंगा। लेकिन मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूं जो जमीनी हकाइक है, जो इस वक्त लोगों के दिलों में है। और ये याद रखना, 4 जून आज की बात, इंशाल्लाह 4 जून को लोगों के सामने वाज़ेह तौर पे सच्चाई आएगी। और उस वक्त जम्मू कश्मीर की अवाम पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजने वाली है। और इंशाल्लाह जो लोग प्रॉक्सीज बन के लोगों के बीच में, तो इसको कहते हैं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो एक धीमक की तरह कोशिश कर रहे हैं लोगों को खोखला करने की, लोग उनको किक आउट करके यहाँ से बाहर निकाल के भेजेंगे और साबित करके बताएं कि जम्मू कश्मीर की अवाम किस। माजिद साहब, एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पहाड़ी जो तबका है, पहाड़ी कबीला है, इनकी गुज़श्ता कई दहाइयों से एक मांग थी एसटी स्टेटस के लिए। पहाड़ियों ने वादा किया भारतीय जनता पार्टी के साथ कि एहसान का बदला एहसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो ड्यूटी थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो निभाई, पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया। आप किस तरह से, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रॉक्सी कैंडिडेट है या जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लोग वोट नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा। पहले तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी लोगों की उस मांग को जो है, अगर आपको याद होगा कि उस वक्त जो है असेंबली में बिल पास करके लोगों को जो है गवर्नर तक पहुंचाया था। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी हमेशा पहाड़ियों की इस डिमांड को सपोर्ट किया, कभी उनके इस कॉज के अगेंस्ट नहीं रही। लेकिन जहां तक बात है इस बार डिमांड को पूरा करने की, ये मरकजी हुकूमत नहीं करना था, चाहे वो ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है। ये कोई अपने ऊपर ना लेके बैठी। जहां तक बात है एहसान का बदला एहसान की आप बात कर रहे हो, तो भाजपा का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है इस वक्त। उम्मीदवार तो मुझे मेरी हमारे सामने तो ये महबूबा मुफ्ती साहिबा है, या फिर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उम्मीदवार है। बाकी उम्मीदवार घुसपैठियां हैं। वो हो सकता है किसी की सपोर्ट मांग के घुसने की कोशिश कर रहे हो। अलबत्ता उनके जमात के लोगों ने भी, मुझे जहां तक मुझे आइडिया है, पहाड़ी कॉज को हमेशा खिलाफत की है। लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी लोगों के कॉजेज की जो है इस कॉज को सपोर्ट किया। लेकिन जिस जमात की आप बात कर रहे हो भाजपा की, क्या उस जमात ने, आपने नहीं देखा कि इलेक्शन जब से चल रही है उनके बयानात लीडर्स के नहीं सुने, उनकी क्यादत के बयान नहीं सुने? कोई मंगलसूत्र की बात करता है, कोई कहता है जी मैं नमाज पढ़ते हुए लोगों को लाते मार के भगाया जाता है, कोई कहता है जी यहाँ पे दूसरी लीग ने इनकी रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की साजिश की जा रही है, कि कोई कहता है जी यहाँ से हम अब जो है मुस्लिम्स को भगाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, मुसलमानों को के खिलाफ कौन बात करता है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भाजपा की जमात के लोग कर रहे हैं ना। तो क्या लोगों को ये मालूम नहीं है कि कौन उनके हक के लिए खड़ा है, कौन उनकी बात कर रहा है, कौन उनको दबाना चाहता है, कौन उनके साथ जुल्म करना चाहता है, कौन उनके साथ तशद्दुद करना चाहता है? मैंने कहा ना, बहरूपिये में बन के जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई गुमराह करना चाहेगा तो जम्मू कश्मीर की अवाम इतनी वो कमजोर नहीं है, इतनी लाचार नहीं है। उनको जान मालूम है अच्छे से, अपने आप को बचाना भी आता है, अपनी हिफाजत करना आता है और अपने हकूक के लिए खड़ा होना आता है। इंशाल्लाह वो इन बहरूपियों को यहाँ से बाहर निकाल के भेजेंगी। यानी आपका मानना है, जब प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, मंगलसूत्र वाली बात की, घुसपैठियों वाली बात की, वो एक बड़ा फैक्टर है यहाँ से इनका जो फील्ड में से जो वोट डाइवर्ट हो रहा है? मैं ये कहता हूं महमूद साहब कि जो भाजपा के नेता, जितनी भी आला क़यादत है, पूरे मुल्क में जाके बयान दे रही है, वो खुद वाजिया करते हैं, वो खुद दर्शाते हैं उनकी मानसिक सोच क्या है, वो हमारे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अवाम के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी ख्यालात किस तरह से हमारे लोगों को कमजोर करने के। मैं ये बात कहता हूँ। माजिद, मैं जानना चाहूंगा आगे का पुंछ का, राजौरी का रोड मैप क्या है? पीडीपी का कैसे जल्द से इजलास या कैसे रोड शो होंगे? देखें, अभी वक्त है
पार्टी की आला क़यादत फैसला करेगी इंशाल्लाह। जिस तरह से पहले आपने लोगों में जोश देखा, वही जोश आप इंशाल्लाह आगे भी बरकरार देखेंगे। उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ लोग जो हैं फिर से निकलेंगे जब भी हमारी क़यादत यहाँ पे आएगी, यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। मैं आपको कहूँ कि ये इलेक्शन के दौर में नहीं मोहतरमा का यहाँ पे रोड शोज ये प्रोग्राम्स होते हैं। आपने देखा पिछले 5 साल से मुसलसल एक जमात ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दामन पकड़ के रखा, और बिलखसूस पीर पंजाल के लोगों का, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पकड़ के रखा। जिसमें मैं आपको अगर कहूँ, आपको सबसे बड़ा वाकया अगर मैं बताऊं, दिल दहलाने वाला हमारे लोगों के साथ हुआ था टोपी पीर में। टोपी पीर में कौन पहुंचा था? महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंची थी। 8 किलोमीटर पैदल चल के जा रही थी, लेकिन वो अलग बात है, हुकूमत, बुज़दिल हुकूमत डरती है महबूबा मुफ्ती साहिब से, जिसकी वजह से उन्होंने उनको रास्ते में जो है डिटेन कर लिया। यहाँ पे पाटादुरिया में हमारे लोगों के साथ आपने देखा, जब कोई मसला होता है, आर्मी ने जब जुल्म किया, तो वहाँ के लोगों की बात सबसे पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उठाई। यहाँ पे मैं आपको कहूँ, इस वक़्त हमारी परेशानियों का अगर कोई तर्जुमान है, हमारे ख्वाहिशात की अगर कोई तर्जुमान है, तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा है। माजिद साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। एक पहाड़ी लीडर का इंटरव्यू किया था मैंने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि महबूबा साहिबा को वोट करना चाहिए और करेंगे। लेकिन उसका रिएक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये आया था कि हमने कहा था कि महबूबा जो है ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई। देखिए, ये दूसरी जमातों के बयान दूसरी जमात के लीडर्स ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप को तो यहाँ पे कुचलने की कोशिश की, जिस तरह से इस जमात को कुचलने की कोशिश की गई, अवाम बेहतर जानती है। और आज भी, मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी जो इलेक्शन डेफर किए गए, उसका एक ही उसकी मानसिक सोच उसके पीछे एक ही है, उसका आइडिया सिर्फ एक ही है कि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट ना पहुंचे। और लेकिन होना इंशाल्लाह 4 जून को उसका अपोजिट है। महबूबा मुफ्ती साहिबा पार्लियामेंट जा रही हैं, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात जो हैं, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हमें मुल्क के ऐवान में ज़रूर गूंजती दिखेंगी। माजिद, बहुत शुक्रिया पीर पंचाल स्पीक से बात करने। शुक्रिया बहुत-बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट माजिद शाह, जिन्होंने अपनी बात रखी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा, अपनी राय जो है इस पूरी कन्वर्सेशन पे ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ विदा लेने से पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।